हेलो स्टूडेंट्स, वेरी प्रेपफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने वाले हैं नागवंश के बारे में। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वंश है ये प्राचीन मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम बात करते हैं नागवंश की, तो नागवंश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वो वंश है जिसका नाम भार शिव पड़ा, इसलिए क्योंकि ये शिवलिंग का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते थे। ये वो वंश है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति होती है एक वरदान के रूप में, जो कि ऋषि कश्यप की पत्नी ने उनसे मांगा था। और जब वो वरदान सफल हुआ, मतलब वास्तव में मिला, तो यहाँ पर उत्पत्ति होती है 1000 नागपुत्रों की। ये वो वंश है जिसका उदय होता है कुषाण वंश के पतन के साथ में। जब कनिष्क की मृत्यु हुई, तो ऐसे में कुछ सामंत थे नागवंश के, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और वो आगे चलकर द नाग डायनेस्टी ऑफ एमपी कहलाते हैं। तो चलिए ठीक है, डिटेल में नाग डायनेस्टी को पढ़ेंगे अब हम। और नाग डायनेस्टी को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं दैट दिस लेक्चर इज अ पार्ट ऑफ एमपी डायनेस्टी सीरीज विच इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रैप वैली। तो फटाफट प्रेपली को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि ऐसे दूसरे वीडियोस जो हैं वो भी आपकी फीड में अपने आप आ जाएं। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हियर यू विल गेट फ्री स्टडी मटेरियल। बहुत सारे ऐसे फ्री पीडीएफ्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि डायनेस्टीज को लेकर ही यहाँ पे कुछ पीडीएफ्स हैं जो कि काफी डिटेल में है और एट द सेम टाइम प्रिसाइज और रेलेवेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको यूनिट 10 जो है प्रीलिम्स की, उसको लेकर यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। यूनिट 1 को लेकर यहाँ पे नोट जो है वो आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। रोल ऑफ भगवत गीता इन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी एक पीडीएफ है जो कि हमारी टीम ने आपके लिए निकाला है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स हैं जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ढूंढ सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए से आप हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर डेली मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो, वो सब आपको इस ऐप के थ्रू यहाँ पर मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रेप वैली अंडरस्कोर सर्च करके। तो चलिए नागवंश के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नाग डायनेस्टी का पीरियड क्या था? 2nd सेंचुरी एडी। इसकी स्थापना 2वीं शताब्दी में होती है। फाउंडर थे वृषनाग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लीजिए, रट लीजिए। प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है और मेंस में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वृषनाग या वृषनाथ भी, ये नाम जो है वो आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ब्रांचेस की यदि हम बात करें, तो इनिशियली तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डायनेस्टी जो थी ये मथुरा में ही स्टेशन थी। इट इज सेड कि ये सामंत थे कुषाण वंश के। कुषाण डायनेस्टी के बारे में आई होप कि आप लोग जो हैं वो पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। सेंट्रल इंडिया में कनिष्क का जो एम्पायर था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, नॉट जस्ट द सेंट्रल इंडिया, ऑल्सो द नॉर्दर्न इंडिया, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था और उसका जैसे जैसे डिक्लाइन होता है, वैसे वैसे यहाँ पे राइज होता है ऑफ द नाग डायनेस्टी। सो इट इज सेड कि जो नाग डायनेस्टी थी, ये सामंत थे, ये फ्यूडेटरीज थे ऑफ द कनिष्क, ऑफ द कुषाण एम्पायर। और इसी कारण से जो पहली ब्रांच है वो आपको देखने को मिलेगी मथुरा में। पर ये ब्रांच जो है ये इंडिपेंडेंट रूलर्स नहीं थे ये लोग। उसके बाद आप देखोगे कि वृषनाग जो है, वृषनाग यहाँ पर विदिशा में एक इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना करते हैं। और वृषनाग के बाद पद्मावती में भीमनाग के द्वारा एक इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना जो है वो यहाँ पे की जाती है। जो कैपिटल है वो ट्रांसफर किया जाता है टू द पद्मावती। लेटर ऑन कांतिपुर भी एक ब्रांच है जो कि आपको देखने को मिलती है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नाग डायनेस्टी। तो देखिए, जब जब हम बात करते हैं नाग डायनेस्टी के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आपको अगेन यहाँ पे कुछ लिटरेरी सोर्सेज देखने को मिलेंगे और लिटरेरी में भी कुछ हिस्टोरिकल मिलेंगे और कुछ मैथोलॉजिकल मिलेंगे। जैसे कि महाभारत है या विष्णु पुराण है या वायु पुराण है, ये सब यहाँ पे मैथोलॉजिकल सोर्सेस हैं। मालती माधव जो है भावभूति की एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है,
वो जरूर एक हिस्टोरिकल सोर्स माना जा सकता है, बट अगेन इट इज अ लिटरेरी सोर्स, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, राइट। वहां पर क्रिएटिव लिबर्टी भी ली जा सकती है ऑथर के द्वारा। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। तो चलिए, जब लिटरेरी सोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहला सोर्स तो महाभारत अपने आप में ही है। महाभारत में कहा गया है कि ऋषि कश्यप जो थे उनकी पत्नी थी रानी कद्रू, और रानी कद्रू ने उनकी सेवा करते हुए उनसे एक वरदान मांगा था कि मुझे 1000 नाग पुत्र चाहिए जो कि बहुत ज्यादा बलशाली हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, और उन्हें यह वरदान जो है वो ऋषि कश्यप के द्वारा दे दिया जाता है, और उससे माना जाता है कि उत्पत्ति होती है नाग डायनेस्टी की। कुछ साक्ष्यों के अनुसार नागवंश के शासक प्रारंभिक तौर पर मथुरा में कनिष्क के सामंत थे। कनिष्क की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। उसके अलावा जो दूसरे सोर्सेस हैं वहां पर आपको विष्णु पुराण जो है वो देखने को मिलेगा। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग आपको 9 नागा रूलर्स जो है वो मिलेंगे। 9 नाग राजाओं का यहाँ पर वर्णन है जो कि अलग अलग क्षेत्रों से राज करते थे। वो पद्मावती, कांतिपुर और मथुरा है, ठीक है। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों की बात की गई है। वायु पुराण की जब हम बात करते हैं तो अगेन वहां पे मथुरा और पद्मावती के राजाओं की बात की गई है। और उसके अलावा जो आखिरी लिटरेरी सोर्स है वो है भावभूति का, जो कि मेंशन यहाँ पर करता है पद्मावती के रीजन को और नाग डायनेस्टी को। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये फैक्ट्स आपके लिए, आपको याद करने हैं ये, क्योंकि आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द नाग डायनेस्टी। जानकारी के जो स्रोत हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं नागवंश के, ठीक है। तो ये तो हुए लिटरेरी सोर्सेस, है ना, ये तो हुए वो सोर्सेस जो कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में है या हमारे साहित्य में है। पर उसके अलावा आपको कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाग डायनेस्टी के, जिसमें कि जो प्राइम और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है कॉइन्स, सिक्के। भाई सिक्के बहुत मिलते हैं नाग डायनेस्टी के। वो विदिशा में मिलते हैं, पद्मावती में मिलते हैं। पद्मावती मतलब पवाया, विच इज समवेयर नियर ग्वालियर, हिस्टोरिकल टाउन हुआ करता था। उज्जैन, एरन, त्रिपुरी, है ना, एरन मतलब सागर, त्रिपुरी मतलब जबलपुर। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं प्लॉटिंग भी कर सकते हैं ना इसकी, कि यदि आप मध्य प्रदेश का मैप बनाकर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि किस रीजन में इस डायनेस्टी ने रूल किया है, तो आप यहाँ पर ये जो सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप बहुत इजीली देखते हैं कि इस रीजन में तो यहाँ पे रूल जो है वो आपको देखने को मिलता ही है, राइट। तो एक बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल रूल जो है वो रहा है इस डायनेस्टी का, और इसीलिए हम इसे पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एमपीपीएससी का ऐसा मानना है कि ये वो इतिहास है जो कि भुला दिया गया है हमारी जनरेशन के द्वारा, और इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ना हो तो आप उसको सिलेबस में डाल दो, लोग अपने आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो जो प्रिपेयर कर रही है वो तो पढ़ ही लेगी, राइट। So the coins are found in Vidisha, Padmavati and various cities like Ujjain, Eran and Tripuri. कॉइन्स जो हैं वो अलग अलग रूलर्स के मिले हैं यहाँ पे। वो वृषनाथ के मिले हैं, वृषनाथ के मिले हैं, विभुनाथ के मिले हैं, रविनाथ के मिले हैं, भावनाथ के मिले हैं और गणपति नाथ के मिले हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है वो मिलता है अलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बाय समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो यहाँ पे मेंशन करता है नागदत्त को, नागसेन को और गणपति नाग को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वकाटकों के कुछ इंस्क्रिप्शन हैं, जैसे कि चामक इंस्क्रिप्शन है जो कि अमरावती के रीजन में मिलता है, और तिरोड़ी इंस्क्रिप्शन है जो कि मिलता है बालाघाट में। तो चामक और तिरोड़ी ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैं। अच्छा, अब आपको ये इंस्क्रिप्शन के नाम मालूम पड़ गए हैं, तो एक तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लिख रहे हो तो बेटर है कि आप यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन का नाम लो और उसे कोट करके आगे आप लिख दो कि मतलब चामक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि नाग डायनेस्टी के ये जो रूलर थे ये यहाँ से शासन करते थे, राइट, उनका कैपिटल ये था। सो दिस गिव्स अ काइंड ऑफ अटेस्टेशन टू द इंफॉर्मेशन व्हिच यू आर राइटिंग इन द आंसर्स, और इससे कहीं ना कहीं आपके नंबर कटने की जो आशंका होती है वो कम होती है। ओवर यूज भी एट द टाइम ना करें।
ओवर यूज करने से भी नंबर जो है वो कहीं ना कहीं घट सकते हैं, क्योंकि फिर एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि आपको वास्तविकता में ये जानकारी है नहीं, आपने बस ऐसे ही फ्लूक किया हुआ है, तुक्का मारा हुआ है। आर्टिफैक्ट्स भी आपको मिलते हैं, स्टैचूज और कॉइन्स जो हैं वो मिलते हैं पद्मावती से, जो कि आज भी ग्वालियर के म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। ये हैं कुछ प्रमुख शासक ऑफ द नाग डायनेस्टी: वृषनाग, भीमनाग, स्कंदनाग, वासुनाग, बृहस्पतिनाग, विभुनाग, रविनाग, ओके, भावनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग, व्याघ्रनाग और गणपति नाग। ये सारे नाम जो हैं इसमें कुछ कुछ ही हैं जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हैं, और उन इंपॉर्टेंट नामों को अब हम यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं वृषनाग के बारे में। वृषनाग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, इनके नाम जो हैं वो आपको अनेक देखने को मिलेंगे, जिसमें कि वृषभाव एक काफी ज्यादा प्रचलित नाम है, वृषभ एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है, वृषनाथ भी एक नाम है, वृषनाथ, और इसको लेकर कंफ्यूजन रहा है, पर वृषनाग जो है ये यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलित नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वृषनाथ ने ही मध्य प्रदेश के विदिशा में, आज का जो आधुनिक विदिशा हम देखते हैं, वहां पर इन्होंने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करी थी। द नागा किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय वृषनाग इन द विदिशा रीजन ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी एडी। ओके, ये टाइमलाइन भी आपको याद रखनी है, विदिशा का रीजन आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि जो विदिशा ब्रांच थी उसे भारशिव ब्रांच किया जाता था, कहा जाता था, एज दे कैरिड शिवलिंग ऑन देयर शोल्डर्स। अब देखिए साफ सीधी बात है कि कभी ना कभी उन्होंने शिवलिंग अपने कंधों पर उठाया होगा, जिसके कारण उन्हें भारशिव कहा जा रहा है। पर ऐसा नहीं ऑब्वियसली कि हमेशा ये शिवलिंग ही अपने कंधों पर लेके चलते होंगे, है ना, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए। जो कॉइन है वृषनाग के, वो आपको देखने को मिलेंगे विदिशा में, यहाँ पर मिलते हैं, और आज भी वो प्रिजर्व किए गए हैं इन द ग्वालियर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। और ये जो कॉइन्स हैं इसमें वृषभ जो होता है, बुल जो होता है, बैल, उसकी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, उसकी आकृति देखने को मिलेगी, और ये सिंबलाइज करता है वृषनाग को। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं जो कि वृषनाग से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इज भीमनाग। अब वृषनाग ने यहां पर एक इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना करी है विदिशा के क्षेत्र में, लेकिन विदिशा से पद्मावती कैपिटल ले जाने का जो यहाँ पर क्रेडिट है वो जाता है भीमनाग को। तो भीमनाग वाज द सक्सेसर ऑफ वृषनाग, एंड भीमनाग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम विदिशा टू पद्मावती। उसके अलावा आप देखेंगे कि भीमनाग का जो टाइटल है वो भी यहाँ पर उनके कॉइन्स में देखने को मिलता है, जो कि है महाराजा का टाइटल। मतलब कि यहाँ से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो पावर है उस किंगडम की वो बढ़ रही है, राइट, क्योंकि महाराजा का टाइटल कोई सामान्य टाइटल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है आधिपत्य आसपास के या दूसरे शासकों के ऊपर, और एक स्वतंत्र साम्राज्य की हिंट देता है कि हो सकता है कि उनका ये जो साम्राज्य है वो कंप्लीटली स्वतंत्र रहा हो, राइट। तो इस तरीके से टाइटल्स से भी आप डिसिफर कर सकते हैं उस किंगडम की हिस्ट्री को। इतनी चीजें भीमनाग से रिलेटेड हमारे पास में जानकारी जो है वो थोड़ी लिमिटेड ही है। इन डायनेस्टीज में काफी ज्यादा प्राचीन डायनेस्टीज हैं, काफी एंशियंट डायनेस्टीज हैं, और जितनी जानकारी हमारे पास में है हमें उतनी ही जानकारी को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, और उसे कैसे हम आंसर के रूप में अच्छे से पिरो सकते हैं वो फिर एक टास्क होगा, राइट। सो आई वोंट सजेस्ट एनी ऑफ यू टू रन फॉर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड देयर इज नो नीड फॉर दैट। जितनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज जस्ट मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे लंबे लंबे 3-3 4-4 घंटे के वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, अलग अलग पार्ट्स में आ रहे हैं ये, है ना। तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब देखने की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, एक बेसिक जो कहानी है उस किंगडम की वो अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे चीजें जो है वो याद रहती हैं, रिलेट करना बहुत जरूरी है उससे, राइट। एंड एट द सेम टाइम द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो फैक्ट्स आप याद करें, जो एक स्ट्रक्चर है उस टॉपिक का उसे अपने दिमाग में रखें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और उसके अलावा बहुत ज्यादा आपको डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी आंसर राइटिंग, और वो उस पर आपको ध्यान देना रहेगा कि आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, है ना। अब एमपीपीएससी भी देखिए, आमतौर पर भीमनाग पे हो सकता है कि 2 मार्कर आ जाए, तो 2 मार्कर तो बहुत आसानी से लिख लेंगे आप, राइट। अब मान लें कि अगर 7 मार्कर आ जाता है, तो फिर आपको बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, है ना।
वो पॉइंट्स कैसे होंगे? दैट ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ द नाग डायनेस्टी। फिर उसके बाद आप बताएं कि उनका जो टाइटल था वो महाराजा था, उन्होंने उनके जो प्रमुख कार्य थे। अब उसके अलावा देखिए, क्योंकि रिलीजन वाइज ये जितने भी किंगडम्स हैं, है ना, मतलब ये जो पूरा किंगडम है वो रिलीजन को बहुत ज्यादा, खासतौर पे शैविज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, राइट? तो आप वो भी लिखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा आप ये देखें कि इनका ऑब्वियसली क्योंकि महाराजा का टाइटल है, ठीक है, तो डिफीटेड कंटेम्पररी रूलर्स, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो बहुत आसानी से आप यहां पे ले सकते हैं ना कि ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स, डैम्स, वेल, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑब्वियसली इन्होंने क्योंकि कैपिटल शिफ्ट करी है पद्मावती को, ठीक है, तो साफ सीधी बात है कि उन्होंने वहां पर ट्रेड और जो मतलब कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो भी प्रमोट करी होंगी। ठीक है, तो कन्वर्टेड पद्मावती इनटू अ कमर्शियल हब, है ना, एंड अ सिटी सेंटर, इस तरीके से। और भी लिख सकते हैं आप, और ये लिखते ही चले जा सकते हैं आप, इसका कोई अंत नहीं है। बस निश्चित तौर पर थोड़ा अगर आप इसे, क्योंकि सामान्य भाषा में बत्तीबाजी ही कहते हैं, तो वो भी एक लिमिटेड वे में करें, ठीक है, एक साइंटिफिक वे में करें, थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड वे में करेंगे तो वो बेहतर होगा, है ना। और फैक्ट्स जो है वो कहीं कहीं भी इग्नोर नहीं होने चाहिए, मतलब कि वो फैक्चुअल बेसिस पे ही चलना चाहिए। अब आप रैंडमली कुछ भी कर दें कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक किला बनवाया था, तो वो तो एग्जामिनर बहुत इजीली पहचान जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो मतलब एक बार में आपका आंसर जो है वो काट देगा, राइट। बट दिस वे यू कैन राइट इन अ कैलकुलेटेड वे, और आप पॉइंट्स यहाँ पे उसके बाद भी बना के लिख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द मेन टास्क हियर। बहुत ज्यादा इसके अलावा आपको मेहनत करके मतलब कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये उतना ही कंटेंट है जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के सोर्सेस में दिया गया है, और उससे ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है। जितना अवेलेबल है हम उतना ही पढ़ सकते हैं, राइट। भावनाग की बात करते हैं। भावनाग जो है वो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के, खास तौर पर इनके संबंध के कारण जो कि इनके वाकटक शासकों के साथ में थे। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है एक चामक का, ठीक है, ये आई थिंक अमरावती में है, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा ये, है ना। और चामक का जो इंस्क्रिप्शन है ये वाकटकों के द्वारा लिखवाया गया था, और उस इंस्क्रिप्शन से मालूम पड़ता है कि भावनाग ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किसके साथ में करवाया था? गौतमी पुत्र के साथ में। गौतमी पुत्र वॉज अ वाकाटक रूलर, वाकाटक शासक गौतमी पुत्र के साथ में करवाया था। और उन्होंने आगे चलकर रुद्रसेन को भी जन्म दिया, उनकी संतान रुद्रसेन थी, जो कि आगे चल के फिर से एक महान शासक बनते हैं वाकाटक डायनेस्टी के, है ना। एंड इतनी चीज जो है वो इससे मालूम पड़ता है कि इनके रिलेशंस जो थे वो वाकाटक्स के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे। इनफैक्ट जो नाम है भार शिव, ये भी आपको इसी इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। भावनाग ने लगभग 30 वर्ष यहाँ पे शासन किया। वाकाटक इंस्क्रिप्शन रिफर भावनाग एज भार शिवनाग महाराज, ठीक है। भार शिवनाग महाराज के नाम से ये टाइटल जो है वो इनके इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा भावनाग के लिए। इसके अलावा देखिए बहुत ज्यादा पावरफुल किंगडम बताया गया है ना, मतलब कि वाकाटकों के इंस्क्रिप्शंस में ना, वाकाटक भी कोई बहुत ज्यादा छोटी मोटी डायनेस्टी नहीं थी, उनका भी एक काफी ज्यादा सब्सटेंशियल रूल रहा है, ओके, इन द रीजन ऑफ सेंट्रल एंड डेक्कन इंडिया। सो यू विल सी कि उनके इंस्क्रिप्शंस में भी, उनके अभिलेखों में भी ये कहा गया है कि जो नागवंश था या जो भारशिव डायनेस्टी थी वो एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली डायनेस्टी है सेंट्रल इंडिया की। तो उससे हमें इनका जो वर्चस्व था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ही एक्सपांडेड हिज किंगडम अप टू द गंगा रिवर एज पर द वाकाटक इंस्क्रिप्शन। नाउ दिस इज अ वेरी बिग थिंग, है ना, क्योंकि भाई आप देखें तो, है ना, बहुत ज्यादा रफली ही बना रहा हूं मैं मैप, बट
यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो विदिशा का रीजन है, ये जो ग्वालियर का रीजन है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर गंगा तो यहाँ पे बहुत ऊपर नॉर्थवर्ड बह रही है, तो अगर वहां तक ये किंगडम एक्सपांड हुआ है तो ये फिर एक बहुत बड़ी बात है, राइट। इतना ज्यादा किंगडम जो है वो रूल करना इज नॉट अ इजी थिंग, और एक बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल चीज है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नाउ ही परफॉर्म्ड 10 अश्वमेध यज्ञ। ये देखिए एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। दशवमेध घाट करके है एक काशी में, वहां पर इन्होंने 10 अश्वमेध करवाए थे, जिसके कारण से दशवमेध घाट कहा जा रहा है। और अश्वमेध भी कोई मामूली बात नहीं होती थी। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि एक घोड़ा होता था, एक अश्व होता था, जिसे खुला छोड़ दिया जाता था, और वो प्रवेश करने के लिए साफ सीधी बात है कि फ्री होता था किसी भी किंगडम में। तो मतलब कि सपोज ये इतने सारे किंगडम्स हैं, है ना, और ये जो किंगडम है सेंटर वाला, ये एक अश्वमेध करवा रहा है और इसने घोड़ा छोड़ा, तो अब जैसे ही कोई हॉर्स जो है वो इस बाउंड्री में प्रवेश करेगा, तो उस किंग को चैलेंज किया जाएगा कि या तो आप सबमिट कर दें, या तो आप समर्पण कर दें, या फिर आप युद्ध करें। युद्ध करेगा तो फिर साफ सीधी बात है कि उसे यहाँ पे उस तरीके से मिला लिया जाएगा। फिर ऐसे ही घोड़ा दूसरे किंगडम में गया, दूसरे किंगडम में, तीसरे किंगडम में, तो जहां जहां घोड़ा जाएगा उसे उस किंगडम को फेस करना पड़ेगा कि या तो वो सबमिट कर दे या तो वो फाइट करे। और फिर जब घोड़ा फाइनली वापस आ जाता है, तब आप देखेंगे कि फिर ये यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। तो मतलब कि आसपास के क्षेत्रों को अपने कब्जे में करने के लिए, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए ये यज्ञ जो है वो किया जा रहा है। और इसलिए इसका महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यज्ञ है ये। वैदिक प्रैक्टिस थी ये, राइट। आपको माइथोलॉजी में भी बहुत जगह इस यज्ञ का नाम देखने को मिलेगा, और उसे रिवाइव करके भावनांग ने वापस करवाया, और 10 अश्वमेध करवाए हैं, जो कि मामूली बात नहीं है, राइट। सो दिस यू शुड नॉट मिस राइटिंग इन योर आंसर्स। एंड देन फाइनली द डिक्लाइन स्टार्ट्स। रूल आता है गणपति नाग का, और गणपति नाग के समय पे आप देखेंगे कि इनके कंटेम्प्रेरी होते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और उस इंस्क्रिप्शन में ये जानकारी हमें मिलती है कि जो उत्तर पथ कैंपेन था समुद्रगुप्त का, ठीक है, जो यहाँ पे सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया का जो रीजन जो है उसके लिए जो कैंपेन किया था समुद्रगुप्त ने, उसमें जो पहला शासक उन्होंने हराया था वो थे गणपति नाग। तो गणपति नाग को समुद्रगुप्त के द्वारा हरा दिया जाता है, और जो गुप्ता एम्पायर है वो नाग एम्पायर को, नाग डायनेस्टी का जो पूरा का पूरा रीजन था उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, राइट। So Ganpati Nag was the last ruler of the dynasty. Some information about Ganpati Nag is found in the inscriptions of Guptas. Ganpati Nag is mentioned in Allahabad pillar inscription as one of the rulers who defeated the who was defeated by the Gupta emperor Samudragupta. ठीक है, I hope this is clear. अब फाइनली हम बात कर लेते हैं इस किंगडम के बारे में, कुछ ओवरऑल चीजों की, जैसे कि रिलीजियस लाइफ की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इस किंगडम पे रिलीजन का, है ना। और रिलीजियस लाइफ इसलिए हम देख भी रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखें तो इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी या फिर इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो सब की सब रिलीजन से इंटरलिंक्ड रही हैं, राइट। जैसे कि कॉइन्स में आप देखेंगे कि शिव जी की प्रतिमा जो है उसे छपाया जा रहा है, शिवलिंग को छपाया जा रहा है, राइट। जो टाइटल्स किंग अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिलीजन है उसका रोल आपको देखने को मिलता है, राइट। शिव जी का नाम वहां भी आता है। टैक्सेशन जो है या फिर जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब एवरीथिंग यू विल सी दैट नागा रूलर्स री एस्टेब्लिश द एंशियंट वैदिक रिलीजन एंड ट्रेडिशन। भाई अश्वमेध करवा रहे हैं वो, है ना। अब अश्वमेध तो कंप्लीटली एक वैदिक एरा की प्रैक्टिस है ना, लेटर वैदिक टू बी प्रिसाइज, बट उसे यहाँ पर रिवाइव करवाया जा रहा है, राइट। नागा रूलर्स जो हैं ऑफ द पद्मावती, दे वर प्राइमरीली फॉलोवर्स ऑफ द शैविज्म, है ना। शैविज्म को फॉलो करते थे ये बहुत सारे जो टेम्पल्स इन्होंने बनवाए हैं, आइडल्स इन्होंने बनवाए हैं, कॉइन्स इन्होंने छपाए हैं, इससे ये बात साबित होती है। द प्रैक्टिस केम टू बी नोन एज द भात शिव ट्रेडिशन। मंदिरों के अवशेष, मूर्तियां और उनके द्वारा जारी किए गए अनेक सिक्के इसका प्रमाण देते हैं कि वे शैव धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथा भारतीय परंपरा के रूप में जानी जाने लगी। ओके, धर्म और नैतिकता उनके जीवन की नींव थी। आगे देखते हैं।
आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं, अगेन बहुत ज्यादा जो मतलब अगर स्थापत्य कला की बात करें या मूर्तिकला की बात करें तो बहुत ज्यादा हमारे पास में एविडेंसेस या सोर्सेस नहीं है डायनेस्टी से रिलेटेड, लेकिन जो है उनसे भी कहीं ना कहीं एक हिंट मिलता है कि वो बहुत ज्यादा रिलीजन ओरिएंटेड थी आर्ट, फर्स्ट थिंग, है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो सन टेम्पल हमें मिल रहा है यहाँ पे, सन टेम्पल वी फाइंड, विष्णु टेम्पल हमें मिलता है इन द पवाया रीजन, है ना। तो नागा रूलर्स वे प्राइमरली शेवाइट्स प्रूवन बाय द शिव टेम्पल्स इन देयर रूल्ड एरियाज। उसके अलावा अच्छा, ये सन टेम्पल और विष्णु टेम्पल जो है वो पवाया में मिलता है, जो कि भीतरद्वार तहसील में है, ग्वालियर में। उसके अलावा बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और काफी ज्यादा रुइंस में वो बिल्डिंग्स हैं, राइट। और बहुत ज्यादा अवशेष ही प्राप्त हैं हमें, है ना। अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बहुत पुरानी चीज हो चुकी है वो, राइट। So tall buildings were constructed during their reign, and ruins of these buildings still exist in Pavaya today. Ignore this drawing. स्कल्पचर की यदि हम बात करें तो स्टैच्यूज जो है, मूर्तियां खास तौर पर स्टोन और क्ले का उपयोग करके बनाई जाती थी, है ना। स्टोन और क्ले का उपयोग किया जाता था स्टैच्यूज बनाने के लिए। मेनी स्टोन स्टैच्यूज ऑफ नागा रूलर्स हैव बीन फाउंड इन पवाया। मूर्तियां मुख्यतः पत्थर और मिट्टी से बनाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पे क्ले सॉइल की बात हो रही है। और पवाया से नाग शासकों की कई पत्थर की मूर्तियां जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलती हैं। ये जो स्टैचूज थी ये काफी ज्यादा आर्टिस्टिक होती थी, है ना, कलात्मक होती थी, और ये दिखाती थी कि किस तरीके से यहाँ पर शैविज्म जो है वो फॉलो हो रहा है, वैष्णविज्म फॉलो हो रहा है, शक्तिज्म फॉलो हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मूर्ति भी भगवानों की ही है। तो उससे भी यहाँ पे रिलीजन का जो ब्लेंड है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही, राइट। क्ले स्टेच्यूज जो हैं वो पर्टिकुलरली खास तौर पे आकर्षक हैं, और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी जो सोशल लाइफ है वो उसकी भी झलक आपको देखने को मिलती है। डांस ओरिएंटेड है, म्यूजिक ओरिएंटेड है, इंस्ट्रूमेंट्स ओरिएंटेड है। उसके अलावा एक मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा जो है वो आपको देखने को मिलती है। कुबेर के दरबार में यक्ष थे मणिभद्र, उनकी प्रतिमा है ये। तो हम पद्मावती, और उसके अलावा कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि पाम पिलर और पाम स्तंभ या सन पिलर। तो ये कुछ स्तंभ हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, और ये आपको नागा कल्चर और आर्ट के बारे में इतनी जानकारी ये सब यहाँ से आपको मिलती है, राइट। ये सब विष्णु टेम्पल में है। फाइनल थिंग इज द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द नागा डायनेस्टी। तो जब हम यहाँ पर राजनीतिक जीवन की बात करते हैं नागाओं की, तो आप देखेंगे कि एक तो डेमोक्रेटिक फेडरेशन था ये, है ना, लोकतांत्रिक संघ था ये, है ना, लोकतांत्रिक महासंघ था ये। और उसी संघ के द्वारा यहाँ पर निर्णय जो है वो लिए जाते थे, जैसे कि किंग है ना, और किंग को असिस्ट करने के लिए एक पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था। जैसे कि आपने वैदिक काल में भी सभा और समिति का जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उससे ही इंस्पायर्ड था कहीं ना कहीं है। मिलिट्री स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो एक मजबूत सेना थी इनके पास में, जिसमें एलिफेंट्स और कैवेलरी मतलब कि हाथी और घुड़सवार टुकड़ियों का बहुत ज्यादा योगदान रहता था। और ये जो मिलिट्री थी वो रीजनल यूनिट्स में, मान लें कि क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित की गई थी, और हर क्षेत्रीय इकाई का एक जनरल भी होता था। अगर हम पड़ोसी देशों से या पड़ोसी राज्यों से इसकी बात करें कि इनके संबंध कैसे थे, तो हमने देखा कि वाकाटकों से ये काफी ज्यादा अच्छे संबंध जो है वो साझा करते थे, है ना। मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मतलब कि जो वैवाहिक संबंध है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा गुप्त शासकों की जब हम बात करते हैं तो उससे इनके रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं रहे। साफ सीधी बात है कि गणपति नाग को समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया है, और उसके बाद ही नाग वंश का यहाँ पर मिलन होता है, मतलब कि उसे मिला लिया जाता है पूरे के पूरे गुप्त राज्य में। तो ये भी चीज क्लियर हो जाती है। रिलीजन जो है वो गवर्नेंस में काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड था, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं दैट शैविज्म प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एज रिलीजियस वैल्यूज शेप्ड पॉलिसीज एंड गवर्नेंस डिसीजंस इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड यूनिटी इन द किंगडम। शैव धर्म राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि धार्मिक मूल्यों ने नीति और शासन के निर्णयों
को आकार दिया, जिससे राज्य में स्थिरता और एकता बनी रहती थी। टैक्सेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि कृषि उत्पादों और व्यापारों पर केंद्रित थी। कुछ क्षेत्र में धार्मिक संस्थानों पर एग्जेम्पशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। धार्मिक संस्थानों और मंदिरों को कर छूट भी दी गई थी। तो ये इतनी जानकारी है। उसके अलावा एक और चीज है कि जो टैक्सेस थे वो वेरी करते थे बिटवीन 1/4 टू 1/6। इतनी चीजें यदि आप नागवंश के बारे में देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ भी बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, कुछ भी इसके अतिरिक्त देखने की आवश्यकता है। अब जो आपका मुख्य कार्य होगा यहाँ से, वो होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को लिख लेना। राइट, अपने जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तो मजा नहीं आ पाएगा, बट आई थिंक कि एक बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कंसाइज फॉर्मेट में आपको ये चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं। तो अगर आपको चाहिए कि ऐसे और भी आगे की वीडियोस आएँ, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो इच्छा है वो प्रकट कर सकते हैं। हम कार्यबद्ध रहेंगे कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू रख पाएँ हम। चलिए ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।